चैप्टर मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू 14.4 एक्सरसाइज, ठीक है। टॉपिक आपके पास इम्प्लीकेशन। देखो, जैसे इम्प्लीकेशन नाम से ही पता लग रहा है, इम्प्लीकेशंस का मतलब है इम्प्लाइज, ठीक है। इम्प्लीकेशन मीन्स इम्प्लाइज, जिसे हम इस साइन से लिखते हैं, ठीक है। ये इसका साइन आ गया। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है इम्प्लाइज, ठीक है। देखो, यहाँ जो हम इम्प्लीकेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो है इफ देन, ठीक है, ओनली इफ, एंड इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। इनके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये ठीक है, ये इन इम्प्लीकेशंस के बारे में हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। देखो, इफ देन का मतलब क्या है। इफ देन, अगर ये होगा तो वो होगा, ठीक है। अगर एक कंडीशन है तभी दूसरी कंडीशन होगी। जैसे एग्जांपल से हम करते हैं, ठीक है। एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पर। इफ अ नंबर is a multiple of 9, ठीक है, then it is a multiple of 3, ठीक है। ये मैंने एक स्टेटमेंट ली है, इफ अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9, अगर कोई नंबर जो है 9 का मल्टीपल है, तो देन इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो वो 3 का मल्टीपल भी होगा। अब देखो, यहाँ पर कौन कौन सी स्टेटमेंट बन रही हैं। यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स बन रही हैं, पी एंड क्यू, ठीक है। अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9, और दूसरी बन रही है अ नंबर इज अ, स्मॉल पी है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। अब देखो यहां से, अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9, अगर कोई नंबर 9 का मल्टीपल है, ठीक है। अगर कोई नंबर 9 का मल्टीपल है, जैसे मान लो मैंने 18 ले लिया, 18 क्या है, 9 का मल्टीपल है। अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो 18 3 का भी तो मल्टीपल है। यानी कि अगर P ट्रू है, ठीक है, तो Q भी ट्रू होगा। यानी कि P इंप्लाइज Q, P जो है वो Q को इंप्लाइज कर रहा है। इफ P इज ट्रू, अगर P ट्रू है तो Q भी ट्रू होगा, ठीक है। इस लाइन का ये मतलब है, ठीक है। इफ अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है, अगर कोई नंबर 9 का मल्टीपल है, देन इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो वो 3 का मल्टीपल भी होगा ही होगा, ठीक है। तो ये इफ देन, तो P इंप्लाइज Q, तो P क्या है, वो Q को इंप्लाइज कर रहा है। अगर कोई नंबर P 9 का मल्टीपल है, तो इंप्लाइज कर रहा है कि वो 3 का मल्टीपल भी होगा, ठीक है। ये चीज आगे समझ में। अगर इफ P इज ट्रू, इसका मतलब क्या है, इफ P इज ट्रू, यहां पर P ट्रू है, देन Q इज ट्रू, तो Q भी यहां पर क्या है, ट्रू है, ठीक है। ओके। अगर देखो, इफ P इज फॉल्स, अगर P इज फॉल्स, अगर P फॉल्स है, तो हम Q के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। देन वी कैन नॉट से अबाउट Q, ठीक है। अगर P फॉल्स है, अगर P फॉल्स है, तो हम Q के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। जैसे P फॉल्स, ठीक है, अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9, मैंने ले लिया नंबर 6, मैंने ले लिया 6, ठीक है। मान लो मैंने 6 ले लिया, तो नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9, 9 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब P क्या है, फॉल्स है, ठीक है। P क्या हो गया, P फॉल्स हो गया, ठीक है। अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, 6 3 का मल्टीपल है, हाँ है। और Q क्या है यहाँ पर, ट्रू है, ठीक है। ओके, P फॉल्स है तो Q ट्रू आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर नंबर 5 ले लेता, मान लो 5 लेता, तो P भी फॉल्स होता, ठीक है, और Q भी फॉल्स होता। तो हम P को देख के नहीं बोल सकते कि Q के बारे में, ठीक है। ओके, अगर P फॉल्स है तो हम ये नहीं बोल सकते कि Q ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। ये चीज आगे समझ में है। पर एक कंडीशन ध्यान रखो, ये चीज, अगर P ट्रू है तो Q भी ट्रू है, P ट्रू है तो Q भी ट्रू ही होगा इफ देन में। साफ आपको मैंने एग्जांपल देकर समझा दिया, ठीक है। अगर P फॉल्स है तो हम Q के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, P फॉल्स है तो Q ट्रू भी आ सकता है, जब मैंने 6 लिया। और जब मैंने 5 लिया तो P फॉल्स है तो Q फॉल्स भी आ सकता है, ठीक है।
तो P फॉल्स है तो हम Q के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन अगर P ट्रू है तो Q भी ट्रू होगा, तो P इंप्लाइज Q। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट आपको बताता हूँ इसमें, ठीक है। देखो, और है नेक्स्ट इज, ये मैंने आपको साइन बताया था, ये मतलब है नॉट क्यू। नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी। नॉट क्यू जो है नॉट पी को इंप्लाइज करेगा। नॉट क्यू, इसका नॉट लिखो, ठीक है। नॉट क्यू क्या आ जाएगा इसका, ठीक है। नॉट क्यू आ जाएगा आपके पास, अ नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। अब नॉट पी लिखो, नॉट पी क्या आएगा, अ नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है। नॉट, अब यहां क्या लिखा, नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी। जो नॉट क्यू है वो नॉट पी को इंप्लाइज कर रहा है। अगर नॉट क्यू है तो नॉट पी है, ठीक है। अगर मैं स्टेटमेंट को कंबाइंड करके लिखूं तो क्या आ जाएगा, अ नंबर is not multiple if, ठीक है। if a number is not multiple of 3 then it is not multiple of 9। अगर कोई नंबर 3 का ही मल्टीपल नहीं है, जैसे मैंने 5 ले लिया, तो 5 3 का ही मल्टीपल नहीं है तो 9 का मल्टीपल कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। जब नॉट लगता है, ठीक है, तो जो बाद वाली स्टेटमेंट है वो पहले वाली स्टेटमेंट को क्या करती है, इंप्लाइज करती है। यहां पर नॉट नहीं था, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, क्यू स्टेटमेंट को इंप्लाइज कर रही है। जब मैंने सेम स्टेटमेंट को नॉट के साथ लिखा है, तो जो सेकंड स्टेटमेंट है, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है यहां पर बन रही है, ठीक है, नॉट क्यू के साथ, वो फर्स्ट स्टेटमेंट को क्या करेगी, इंप्लाइज करेगी, ठीक है। अगर कोई नंबर 3 का ही मल्टीपल नहीं है तो वो 9 का मल्टीपल भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीज आ गई समझ में, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट है हमारे पास ओनली इफ। ओनली इफ के लिए आपको बता दूं मैं, ठीक है। ओनली इफ के लिए देखो, ठीक है, देखो ओनली इफ का क्या मतलब है, अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9 ओनली इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो यहां पर ओनली इफ स्टेटमेंट का हम यूज कर रहे हैं, ओनली इफ का फ्रेज का हम यहां पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, इंप्लीकेशन कौन सी इंप्लीकेशन, ओनली इफ। अगर अ नंबर, कोई नंबर जो है, अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है। नंबर जो है 9 का मल्टीपल तभी होगा अगर वो 3 का मल्टीपल होगा। देखो कोई भी नंबर अगर 9 का मल्टीपल है, जैसे 18, तो वो 3 का मल्टीपल भी होगा ही होगा। तो यही यहां पर लिखा है, अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9। कोई नंबर 9 का मल्टीपल होगा, कब होगा, ओनली इफ अगर वो 3 का मल्टीपल होगा। अगर वो 3 का मल्टीपल ही नहीं होगा तो वो 9 का मल्टीपल भी नहीं होगा। ओके, ये चीज आगे समझ में, ठीक है। देखो इफ एंड ओनली ये हम बाद में करेंगे, ठीक है। उससे पहले हमारे पास कि कन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होती हैं, ठीक है। कन्वर्स स्टेटमेंट क्या होती है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स क्या होती है। देखो नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्स। कन्वर्स में देखो सबसे पहले, देखो हमने किया था कि इफ पी देन क्यू, ये हमने किया था, ठीक है। देखो कन्वर्स में क्या आएगा, कन्वर्स में क्यू पहले आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इफ क्यू देन पी, इफ क्यू देन पी। यहां क्या था, इफ पी देन क्यू, ठीक है। तो कन्वर्स में क्या आ जाएगा, जो बाद वाली स्टेटमेंट है वो पहले आ जाएगी और जो पहले वाली स्टेटमेंट है वो बाद में लिखी जाएगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, जैसे मैंने पी ले लिया, इफ अ नंबर is divisible by 10, ठीक है। if a number is divisible by 10 it is divisible by 5, ठीक है। तो वो क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। if a number is divisible by 10, ठीक है, it is
डिविजिबल बाय 5, तो वो 5 से डिविजिबल होगा। तो इसकी कन्वर्स स्टेटमेंट क्या बनेगी, जो ये बाद वाली, देखो दो स्टेटमेंटें बन रही हैं, ठीक है। इफ अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है, ठीक है, तो वो 5 से भी डिविजिबल है। नंबर इज डिविजिबल बाय 10, नंबर डिविजिबल बाय 5। तो बाद वाली स्टेटमेंट जो आपने पहले लिख देनी है कन्वर्स में, ठीक है। तो क्या जाएगा, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है, इट इज, ठीक है, देन इट इज डिविजिबल बाय 10, ठीक है। तो वो 10 से भी डिविजिबल होगा। ओके, तो देखो कन्वर्स स्टेटमेंट में क्या करना है, इफ पी देन क्यू। तो कन्वर्स में क्या आ जाएगा, जो बाद वाली स्टेटमेंट है वो पहले आ जाएगी, जो पहले वाली स्टेटमेंट है वो बाद में चल जाएगी। तो इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10, इट इज डिविजिबल बाय 5, तो क्या जाएगा, ठीक है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5, देन इट इज डिविजिबल बाय 10, तो वो 10 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, इफ अ नंबर n is even, if a number n is even, then n square is even। तो n, ठीक है, अगर कोई n नंबर n जो है वो इवन है, तो n स्क्वेयर भी इवन होगा। तो इसकी कन्वर्स स्टेटमेंट क्या बनेगी, जो बाद में है वो पहले लिख दोगे आप, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इफ अ नंबर n स्क्वेयर इज इवन, अगर n स्क्वेयर इवन है, ठीक है, तो देन n इज इवन, तो n भी क्या होगा, इवन होगा। बाद वाली स्टेटमेंट को पहले लिख दिया, पहली वाली को हमने बाद में लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगी, कन्वर्स स्टेटमेंट बन जाएंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स क्या होती है, ठीक है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को हम कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन में आते हैं, एग्जाम में भी आ जाता है कई बार, ठीक है, कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होगी। जैसे इफ अ नंबर, यहां कर लो पहले, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, देखो एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, उसको जो स्टेटमेंट में लिखूंगा उसे हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है, देन इट इज डिविजिबल बाय 3, तो वो 3 से डिविजिबल होगा। देखो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या होता है, ठीक है, कि जो हम चेंज करके स्टेटमेंट लिखेंगे उसका मीनिंग भी सेम ही होगा, ठीक है। ओके, पर इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो बाद वाली स्टेटमेंट है उसको हम पहले लिख देंगे, मतलब जैसे कन्वर्सन लिखते हैं, ठीक है। और जो स्टेटमेंट लिखोगे उसको आप नोट के साथ लिखोगे, ठीक है। बाद वाली स्टेटमेंट को पहले लिखोगे, ठीक है, ओके, और जो पहले वाली स्टेटमेंट है उसको बाद में लिखोगे, यानी कि इसे पहले लिखोगे और इसे आप बाद में लिखोगे और नोट के साथ लिखोगे, ठीक है। तो देखो इसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, ठीक है, जो बाद वाली स्टेटमेंट है नोट के साथ लिखो, इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय, देखो दोनों केसेस में ट्रू ही रहेगा, इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है, इज नॉट डिविजिबल बाय 3, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9, ठीक है। देखो मतलब सेम ही रह रहा है, हमने क्या किया, जो बाद वाली स्टेटमेंट है उसे पहले लिख दिया नॉट के साथ, ठीक है, और जो पहले वाली स्टेटमेंट उसको बाद में लिख दिया नॉट के साथ, ठीक है। अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिविजिबल होगा, ये तो ट्रू है। और इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है तो वो 9 अंडरस्टूड है, वो 9 से भी नहीं होगा, तो इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल लिया हमने, देखो सेकंड एग्जांपल जैसे ले रहे हैं हम, इफ अ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, ठीक है, इट इज आइसोसेलिस ट्राइंगल,
इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है जिसकी सभी साइड्स इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस जिसकी कोई दो साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो इसकी कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या बनेगी, पहले वाले को पहले लिखो, ठीक है, विद नॉट के साथ। इफ, ठीक है, अ ट्रायंगल इज नॉट आइसोसेलेस, ठीक है, देन, अब इसको लिखो, इट इज, देन इट इज क्या जाएगा, नॉट इक्विलेटरल, ठीक है। अब देखो दोनों का मतलब सेम ही है। अगर कोई यहाँ पर ट्रायंगल इक्विलेटर है, अब कोई भी इक्विलेटर ट्रायंगल होगी जिसकी तीनों साइड इक्वल है, ठीक है, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो होगी ही होगी, क्योंकि इसके दो साइड्स भी तो इक्वल ही है, ठीक है। और इफ अ ट्रायंगल इज नॉट आइसोसेलेस, अगर कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस ही नहीं है, आइसोसेलेस का मतलब जिसकी दो साइड्स इक्वल नहीं है, ठीक है, तो उसे हम इक्विलेटर कैसे बोल सकते हैं, इक्विलेटर में सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो दोनों का मतलब सेम ही है। तो आपने क्या करना है, कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट में जो बाद वाली स्टेटमेंट है उसे पहले लिखना है नोट के साथ, और जो पहले वाली स्टेटमेंट है उसे बाद में लिखना है नोट के साथ, ठीक है। तो ये थी आपके पास कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट्स, ओके। अब देखो आपको एक चीज और बता दूं यहां पर, जैसे आपको मैंने ये एग्जांपल लेता हूं, अब आपको पूछते हैं, ये मैंने रफ कर दिया, क्वेश्चन आता है कि ये जो आपके पास स्टेटमेंट दी है, ठीक है, इसकी कंपोनेंट स्टेटमेंट्स लिखो, ठीक है, और उसके बाद बताओ ये ट्रू है या नहीं है, ठीक है। तो देखो इसकी कंपोनेंट स्टेटमेंट्स क्या बन जाएंगी, ठीक है, क्या बन जाएगी, जैसे बोलते हैं इफ अ ट्रायंगल, यहां ले लो ए बी सी, इफ अ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल, ठीक है, देन इट इज आइसोसेलेस, इसे आपने बताना है, ठीक है। तो क्या जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल, एक ये स्टेटमेंट बन जाएगी कंपोनेंट स्टेटमेंट। दूसरी कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या बनेगी, ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, और आपसे पूछा ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। अब देखो, देखो यहां पर P, अगर कोई ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो इस ट्रायंगल में कोई दो साइड ऐसी भी होंगी जो आपस में इक्वल होंगी, यानी कि इस ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब P भी ट्रू है यहाँ पर, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर P जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि सभी साइड्स इक्वल है, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होगी ही होगी। इसका मतलब ये पूरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये पूरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ये चीज आगे समझ में, ठीक है, ओके। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, बोलते हैं इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स, ठीक है, पहले कंपोनेंट स्टेटमेंट लिखो फिर बताओ ट्रू है कि नहीं है, ठीक है। तो देन ए बी इज अ रैशनल नंबर, तो ठीक है, अगर ए और बी इंटीजर्स हैं तो ए बी जो इनका प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा, हमारे पास रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या स्टेटमेंट्स बन रही हैं, पी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, ए एंड बी आर इंटीजर्स, ठीक है। और क्यू स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, ए बी इज अ रैशनल नंबर। अब देखो, देखो जब हमारे पास ए और बी कोई दो इंटीजर्स हैं, मान लो हमने 2 ले लिया और 3 ले लिया, ए और बी दो इंटीजर्स हैं, कोई भी नंबर ले लो, तो जब इनका प्रोडक्ट करोगे तो वो 6 आएगा, ठीक है। और जो प्रोडक्ट 6 आएगा वो क्या होगा, वो इंटीजर होगा, और हर इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरी स्टेटमेंट क्या है आपके पास, ट्रू है, ठीक है। अगर ए और बी कोई दो इंटीजर्स हैं, जैसे 2 3 ले लिया, -1 और 7 ले लिया, -7 आ गया, ठीक है। तो देखो जब भी आप दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो एक इंटीजर ही आएगा, ठीक है। और जो इंटीजर होगा वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है, ओके। देखो नेक्स्ट है हमारे पास इफ एंड ओनली इफ, इसे मैं रफ कर देता हूं पहले। देखो नेक्स्ट है आपके पास इफ एंड ओनली इफ। देखो इफ एंड ओनली इफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल इंप्लाइज साइन से, ठीक है। अगर पहला है तो दूसरा है, अगर दूसरा है तो पहला है, मतलब P, if and only if Q, if and only if
इफ एंड ओनली इफ क्यू, ठीक है, या तो फिर क्यू इफ एंड ओनली इफ पी। अगर पी है तो क्यू है, क्यू है तो पी है। देखो यहां पर पी क्या है, पी जो है हमारे पास नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है क्यू के लिए एंड वाइस वर्सा, ठीक है। मतलब पी जो है वो क्यू के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है, और क्यू क्या है वो पी के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, पी इंप्लाइज बाय क्यू, ठीक है। इसका मतलब पी है तो क्यू है, अगर क्यू है तो पी है, ठीक है। जैसे एग्जांपल से करते हैं, हमारे पास दो स्टेटमेंट दी होंगी, उसे हमें इफ एंड ओनली इफ से कनेक्ट करना है। जैसे मान लो मेरे पास स्टेटमेंट है, इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर is divisible by 3, then the number is divisible by 3। एक स्टेटमेंट ये आ गई, और दूसरी स्टेटमेंट मेरे पास आ गई, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है, then the sum of its digits, ठीक है, is divisible by 3। अब इसे हमें लिखना है इफ एंड ओनली के साथ। लिखते हैं, अगर सम जो है हमारे पास कोई दो डिजिट्स दिए हैं, ठीक है, 36, अगर इनका सम 3 से डिविजिबल है, इनका सम 3 + 6 9, अगर ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो नंबर भी, जो नंबर होगा ये, तो ये भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये बोल रहे हैं 36 कोई नंबर है, अगर हम उसके सम निकालें, डिजिट्स का सम निकालें, अगर वो 3 से डिविजिबल है, तो ये इंप्लाइज करता है कि जो नंबर है 36 वो भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्यू स्टेटमेंट क्या बोलती है, ये तो आ गया पी स्टेटमेंट के बारे में। क्यू स्टेटमेंट बोलती है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अगर कोई नंबर डिविजिबल है 3 से, तो देन द सम ऑफ इट्स डिजिट, इंप्लाइज जो इसके डिजिट्स का सम होगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ओके, तो देखो ये एक दूसरे को इंप्लाइज कर रहे हैं, अगर ये है तो ये है, अगर ये है तो ये है, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, लिख सकते हैं इसे, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, कोई नंबर 3 से डिविजिबल होगा इफ एंड ओनली इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। कोई भी नंबर 3 से तभी डिविजिबल होगा अगर उसके डिजिट्स का सम क्या होगा, वो 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ओके, लग गया पता। तो ये था हमारे पास इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। डबल इंप्लाइज कि पहली स्टेटमेंट दूसरे को इंप्लाइज, दूसरी जो है वो पहले को इंप्लाइज कर रही है। अगर पहला है तो दूसरी है, अगर दूसरी है तो पहली है, ठीक है। तो ये थी आपके पास 14.4 एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन। ओके।